आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। आर का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिक्रियक या अभिकर्मक, पी का मतलब प्रोडक्ट या उत्पाद। कह रहा है अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल पर लीटर या मोलर है से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। तो औसत वेग यानी एवरेज रेट हमको बताना है, सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में बताना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.3 मोलर है यानी रिएक्टेंट की, 25 मिनट के बाद 0.02 मोलर हो जाती है। तो एवरेज रेट सेकंड और मिनट दोनों यूनिट में हमको बताना है। तो देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए जैसा एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है, तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर अभिकारक बटे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। फिजिक्स में देखा जाए तो वेग जो होता था तो वो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता था। यहाँ पर विस्थापन की जगह सांद्रता आ जाएगी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है बटे समय होगा, इसको ध्यान देना है। तो चूंकि अभिकारक की बात हो रही है तो हमने आपको बताया कि जब हम अभिकारक या रिएक्टेंट लिखेंगे तो चूंकि उसकी मात्रा घटती है इसलिए निगेटिव के साथ लिखेंगे। तो माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया माइनस बाद वाला अभिकारक का कंसंट्रेशन माइनस प्रारंभिक वाला बटे T2 माइनस T1। तो यहाँ पर देखिए औसत वेग मिनट में अगर निकाला जाए तो माइनस बाद वाला कितना है 0.02 माइनस प्रारंभ वाला कितना है 0.03 मोल पर लीटर अपान समय कितना लगा है 25 मिनट। T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 25 मिनट है, T1 0 होगा क्योंकि जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई तो 0 रखेंगे तब भी 25 ही आएगा। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अब अगर सेकंड में इसको बदलेंगे तो सेकंड में बदलने के लिए नीचे मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.01 मोल पर लीटर अपान 25 × 60 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.66 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे, एक एक बात को अच्छे से समझते जाइए। इसमें देखिए रिएक्टेंट के 2 मोल हैं तो 2A से उत्पाद बन रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू A के लुप्त होने का वेग। जो रिएक्टेंट है वो कम होगा, जो उत्पाद है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो A लुप्त होगा और उत्पाद बनेगा। तो A के लुप्त होने का वेग मतलब 2 है, तो यहाँ पर A के लुप्त होने का वेग तो डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपान डेल्टा T हो जाएगा, और जितने मोल का यहाँ पर गुणा होता है उसका भाग दिया जाता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 मोल है तो 2 का भाग देंगे
एनसीईआरटी में आपने फार्मूला पढ़ा है, अच्छे से पता होगा। तो ये हो गया -1/2 डेल्टा ए में पहले इतना है बाद में इतना है, तो बाद वाला माइनस प्रारंभ वाला बटे डेल्टा टी। तो 0.4 - 0.5/10 मोल पर लीटर और नीचे मिनट में, तो ये आ गया 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कह रहा है एक अभिक्रिया A + B, इससे उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए वेग नियम रेट ला क्या है, R = K, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर ½ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 से दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, यानी आर्डर ऑफ रिएक्शन हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि आर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ऊपर जो पावर है वो क्या होता है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो हिंदी वाली बुक में देखिए इसका आंसर छूट गया है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो पावर है जुड़ जाएंगी, तो ½ + 2 यानी 2 सही 1/2 यानी 2.5 हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। मतलब X से जब Y बदलता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह काइनेटिक्स होता है। कह रहा है यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि X से Y के रूपांतरण की कोटि क्या है, 2 है, यानी पावर में 2 रहेगा। तो कह रहा है यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो X की सांद्रता 3 दूनी करेंगे और पावर में 2 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो Y के निर्माण का वेग कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। इसको ध्यान देना। तो X से Y बन रहा है, तो अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग यानी रेट = K, X यानी रिएक्टेंट, और इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तब, तो अभिक्रिया का रेट R' = K, X की जगह 3x हो जाएगा, इसकी पावर 2 = K, 9x² हो जाएगा। अब इसकी और इसकी तुलना करेंगे अगर, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर R'/R = K, 9x² K, x की पावर 2 बराबर 9 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। अतः Y का निर्माण होने का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट 1.15 × 10⁻³ प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर, मतलब 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार वेग स्थिरांक K 1.15 × 10⁻³ प्रति सेकंड है। प्रारंभिक मात्रा मोलर कंसंट्रेशन R0 = 5 ग्राम और अंतिम मात्रा R = 3 ग्राम। अतः समय T बराबर, ये फार्मूला हमको एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है, T = 2.303 K log इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान फाइनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा 2.303 K की वैल्यू दी है 1.15 × 10⁻³ इंटू log R0 5 ग्राम है और R हमारा 3 ग्राम है। तो ये आ गया, इसको लिखेंगे तो log 5 माइनस नीचे वाला माइनस में चला जाता है, तो -log3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 443.8 सेकंड या 444 सेकंड के लगभग हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, 444 सेकंड 5 ग्राम से 3 ग्राम होने। तो ध्यान दीजिए जितने भी फार्मूले आ रहे हैं
ये फार्मूले सब एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। कह रहा है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए प्रथम कोटि कह रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है, उसी को हम लोग लगाएंगे। वेग स्थिरांक K = 0.693/T²। ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगा। तो जो दिया हो रिएक्शन उसी हिसाब से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.693/T² = 60 मिनट कह रहा है, तो 0.693 टाइम 60 मिनट है, आधा होने में, आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो हमने बताया था कि अर्धायु का मतलब कंसंट्रेशन आधा रह जाए रिएक्टेंट का, तो 60 मिनट में आधा रह रहा है, इसलिए T½ की जगह 60 रखा। सेकंड में आंसर देना है तो 60 में 60 का गुणा कर दिया, तो सेकंड में आ गया। ये सॉल्व किया तो आ गया 1.925 × 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी में 10 डिग्री लिखा था, उसको गलती से हमने 10 की पावर 0 यानी 1 डिग्री कह दिया था, तो उसको ध्यान दे करके आप लोग सही कर लीजिए। वो 10 डिग्री लिखा था, उसको हमने 10 की पावर 0 बोल दिया था, तो उसको सही करिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि की जाए तो रेट कांस्टेंट लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। ये हमने एनसीईआरटी में मतलब सॉल्व भी किया है, प्रूव भी किया है। इसका कारण यह है कि प्रभावी टक्कर की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो इफेक्टिव कोलिजन है, प्रभावी टक्कर और टक्कर में अंतर है। टक्कर का मतलब कोई भी टक्कर हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया के वेग पे फर्क ना पड़े। तो अभिक्रिया के वेग पे फर्क न पड़े तो कोई भी टक्कर सिर्फ टक्कर होगी, लेकिन जिस टक्कर से अभिक्रिया के वेग में फर्क पड़े वो प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट या इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका कारण यह है कि प्रभावी संघट्ट यानी इफेक्टिव कोलिजन की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर सही निर्भरता को आर्हेनियस समीकरण K = A e⁻⁻ द्वारा दिया जा सकता है, जहां A आवृत्ति गुणक यानी फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट तथा EA अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये चीज हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। कह रहा है कि परम ताप, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे केल्विन में लिखा जाता है, तो 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार log K2/K1 = EA/2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। सीधा जो फार्मूला एनसीईआरटी में पढ़े हैं हमने वही आ रहे हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हमारे निकलेंगे। तो K2/K1 = 2। तो
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि log K2/K1 यहाँ पर लिखा गया है, तो K2/K1 की वैल्यू 2 गुना हो जाती है 2। ये ध्यान देना, क्योंकि रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर x होता था। किसी अभिक्रिया का रेट इक्वल टू कांस्टेंट k और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता था, ये होता था। तो log K2/K1 लिखा है, तो टेम्परेचर 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो ये रेट 2 गुना हो जाता है, यानी अगर हम K2/K1 की बात करें तो ये 2 हो जाएगा। इसको R1 मान लें, इसको K1 मान लें। तो अगर K2/K1 करेंगे फिर रेट हो जाएगा, रेट दोबारा वाला K2, ये R यहाँ पर 0, ये R हो जाएगा। तो यहाँ पर K2/K1 अगर करेंगे, यहाँ पर R0/R हो जाएगा। तो ये रेट 2 गुना हो जाता है, तो 2/1 हो जाएगा। तो K2/K1 कितना होगा? 2। तो इसीलिए यहाँ पर K2/K1 की जगह 2 लिखा गया है। तो K2/K1 हमारा 2 हो गया, और R की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में 8.314 होती है। क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर दिया है, तो केल्विन वाली ही R की वैल्यू यानी गैस स्थिरांक की वैल्यू हम लोग रखेंगे। इसको ध्यान देना है गंभीरता से। तो यहाँ पर T1 बराबर हो गया 295 केल्विन, T2 बराबर 305 केल्विन, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा रहा है। तो 295 में से 305 हो जाएगा। ये 298 लिखा है, 295 होगा यहाँ के हिसाब से, क्योंकि 10 डिग्री बढ़ाया तब इतना हुआ। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो log 2 इक्वल टू log 2, क्योंकि K2/K1 2 हो जाएगा। तो log 2 इक्वल टू EA/2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ब्रैकेट में 1/295 केल्विन माइनस 1/305 केल्विन। तो ये पूरा हम log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। EA/ ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर EA की वैल्यू आ गई 51.855 किलो जूल पर मोल। अभिक्रिया के लिए ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग सीधा फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वाली बुक में भी देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में log K2/K1 है, तो 2K/K लिखा है, क्योंकि वेग 2 गुना होगा। कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा, इसलिए K की जगह 2K लिखा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। कह रहा है 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया 2HI गैस से H2 गैस प्लस I2 गैस के लिए सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान 209.5 किलो जूल पर मोल है। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है। तो अणुओं के उस अंश की गणना करना है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के, अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है। तो इसको देखते हैं। तो अणुओं के अंश जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक है कि निम्न प्रकार से गणना की जा सकती है। तो x इक्वल टू स्मॉल n/N
इक्वल टू ई की पावर माइनस स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये सारे फार्मूले हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं और उन्हीं फार्मूलों पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ ln कर देंगे, जैसे लाग लेते थे, लाग में पावर बेस 10 होता था, यहाँ ln करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे, तो ln x इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी आ जाएगा। ये माइनस ई ए अपान आर टी आ जाएगा, या log x बराबर माइनस ई ए अपान, अब इसको ln को log में चेंज करेंगे तो नीचे 2.303 आर टी आ जाएगा। ये सब हम लोगों ने एनसीईआरटी में किया है और पढ़ा भी है। तो ये आ जाएगा, तो log x इक्वल टू माइनस ई ए की वैल्यू हमको दिया है 209.5 × 10⁻³ जूल पर मोल अपान 2.303 इंटू आर की वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है तो केल्विन वाला रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 581 केल्विन है वो रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -18.8323। ये log x की वैल्यू आ गई। अब अगर log x की वैल्यू आ गई है तो x बराबर निकालना है, तो log की जगह एंटी log होगा -18.8324 बराबर एंटी log, ये इसको एक बढ़ा देंगे 19 कर देंगे तो 19 का बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 1677। तो ध्यान दीजिए कि इधर एक बढ़ाएंगे तो इधर जैसे इसमें 4 अंक हैं तो 1 लिख के 0 0 लिखेंगे, उसमें इसको घटा देंगे, जितना आएगा वो लिखेंगे लगभग। जैसे 1000 में घटाएंगे तो 1677 आ जाएगा, इतना घटाएंगे लगभग इतना आएगा। तो ये आ जाएगा, ये वाला पावर में चला जाएगा निगेटिव में, और इसका 1.471 आ जाएगा। तो अणुओं का अंश 1.471 इंटू 10⁻−19, इतना अणुओं का अंश ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा एक्टिवेशन ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो जो एनसीईआरटी में दिए थे, जो बीच बीच में अभ्यास वो मिल रहे थे क्वेश्चन, वो हो गए। अब एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको बताना है। तो एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहली रिएक्शन है 3NO गैस, इससे N2O गैस बन रही है। तो यदि वेग का फार्मूला लिखा जाए तो रेट इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y, ये हम लोग लिखते थे, ये हम लोग ऐसे लिखते थे जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। तो ये जो संख्या है वो नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि जो ये संख्या लिखी गई है स्टिकियोमेट्रिक गुणांक लिखा गया है, जरूरी नहीं कि यही अभिक्रिया की कोटि हो, इसलिए यहाँ अलग संख्या लिखा जाता था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, दोनों पावर जुड़ जाएगी x + y। अतः वेग नियम से कोटि ज्ञात कीजिए। तो वेग नियम रेट लॉ से हम लोगों को ऑर्डर ज्ञात करना है। और आगे कह रहा है कि k इक्वल टू रेट, ये k इक्वल टू ये वेग अपान नीचे हो जाएगा। तो वेग में क्या होता है, रिएक्टेंट की सांद्रता होती थी या प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट की सांद्रता मोल पर लीटर में अपान समय गुणे सांद्रता की पावर n यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए दुनिया का तमाशा लिख रहा है, इसी प्रकार के की इकाइयों की गणना कीजिए। तो ये सब जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा गया है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये जो रिएक्शन है 3NO गैस N2O गैस, इसके रेट का फार्मूला हो जाएगा या वेग इक्वल टू के कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2।
यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2। अब ध्यान दीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए, अभिक्रिया की कोटि 2 है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि ये प्रयोग द्वारा निकाली जाती है, प्रैक्टिकल द्वारा निकाली जाती है। इसमें आपका गणित काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन द्वारा नहीं निकाली जाती। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। अब वेग स्थिरांक k की इकाई, तो k इक्वल टू रेट अपान ये k, तो वेग अपान ये NO की पावर 2 नीचे हो जाएगा, तो वेग का मोल पर लीटर पर सेकंड अपान ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 2, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। ये वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग इकाई निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेट इक्वल टू के NO की पावर 2, तो k इक्वल टू रेट अपान NO की पावर 2, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, रेट क्या होता है, वेग, सांद्रता में परिवर्तन की दर यानी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि परिवर्तन की दर में प्रति सेकंड होगा तो इसलिए मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। और नीचे ये कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर हो गया, पावर 2 है तो 2 हो गया, सॉल्व किया तो आ गया लीटर पर मोल पर सेकंड। इसी प्रकार से सारे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पर ये दूसरा ये वाला, तो देखिए रेट इक्वल टू के हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का मोलर कंसंट्रेशन, अगले ब्रैकेट में I माइनस यानी आयोडीन आयन का मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 2 है, देखिए क्वेश्चन में खुद लिखा गया है, तो इसी आधार पर हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। तो वेग या रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और आयोडीन आयन का मोलर कंसंट्रेशन। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, दोनों में पावर 1 है तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब k की इकाई क्या है, तो वेग बटे H2O2 का मोलर कंसंट्रेशन और अगले ब्रैकेट में I माइनस का मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेग का मात्रक होता है या यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता था, और अभिक्रिया के लिए सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, तो सांद्रता मोल पर लीटर और समय सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये यूनिट हो जाएगी। और इसके लिए मोल पर लीटर, इसके लिए भी मोल पर लीटर, तो आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड, इसके लिए भी यही यूनिट आ जाएगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला हमारा है, इसमें फिर ये फार्मूला दे रहा है कि इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू के CH3CHO की पावर 3/2 है। तो इसी प्रकार से हम फिर k की यूनिट निकालेंगे, तो वेग बराबर के C2H5Cl ये वाला है, वेग इक्वल टू के CH3CHO की पावर 3/2। तो अभिक्रिया की कोटि या आर्डर कितना होगा, जो पावर होगा वही आर्डर है 3/2। k की इकाई क्या होगी, वेग बटे ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो वेग की मोल पर लीटर पर सेकंड अपान इसकी सांद्रता मोल पर लीटर पावर 3/2 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोल की पावर -½ लीटर की पावर ½ और सेकंड की पावर -1। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा C2H5Cl गैस से C2H4 गैस प्लस HCl गैस बन रही है। इसके लिए रेट ला क्या है, रेट इक्वल टू के C2H5Cl है, तो इसमें पावर 1 है, तो इसकी कोट या आर्डर कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से फिर निकालेंगे तो अभिक्रिया की कोट 1 हो जाएगी, और k की इकाई बराबर वेग बटे कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। तो वेग का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड और C2H5Cl का मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे मोल पर लीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकंड की पावर -1। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कह रहा है अभिक्रिया 2A + B से A2B बन रहा है। इसके लिए वेग यानी रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 है। ये वेग का समीकरण है।
कह रहा है यहाँ के का मान 2 × 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जबकि ए कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोल पर लीटर है एवं कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 मोल पर लीटर हो तथा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। तो देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ करके काम करेंगे तो आ जाएगा। तो पहला चरण देखिए, रेट का इक्वेशन हमको दे दिया है के ए बी की पावर 2। तो वैसे ही करते चले जाएंगे तो हमको वेग निकल आएगा। तो के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 पर सेकंड। तो इसको हम लोग देखेंगे तो वही वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। अब ए का कंसंट्रेशन हमको दिया है क्वेश्चन में 0.1 मोल पर लीटर, बी का दिया है 0.2 मोल पर लीटर। तो यही वैल्यू उठा करके रख देंगे। ये वैल्यू रख दिया तो वेग यानी रेट आ गया 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब सेकंड स्टेप क्या है, वेग एक विशिष्ट समय पर ए की सांद्रता 0.06 मोल पर लीटर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो ए की सांद्रता जब 0.06 मोल पर लीटर रह जाती है उस समय रेट या वेग अभिक्रिया का वेग हमको बताना है। तो वेग एक विशिष्ट समय ए पर की सांद्रता कितनी है 0.06 मोल पर लीटर। तो ए की अभिक्रियक मात्रा यानी पहले इतनी थी 0.1, अब इससे घट के 0.06 बच रह गई, मतलब 0.06 हो जाती है। तो घटी कितनी, तो ए की अभिक्रियक सांद्रता कितनी है 0.1 - 0.06 बराबर आ जाएगा 0.04 मोल पर लीटर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान देना है कि घटी कितना, ये वैल्यू नहीं यहाँ पे रख देना है, घटी कितना ये लिखना है। तो पहले 0.1 मोल पर लीटर थी और बाद में 0.06 मोल पर लीटर हो गई ए की सांद्रता। तो आखिर चेंज कितना हुआ, क्योंकि रेट में क्या था सांद्रता परिवर्तन की दर, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ 0.1 - 0.06, तो आ गया 0.04 मोल पर लीटर। तो बी की अभिक्रियक सांद्रता क्या होगी, बी की अभिक्रियक सांद्रता, अब यहाँ पर देखिए पावर में 2 है तो ए का अगर 1 बढ़ेगा तो बी में कैसे लिखते थे dx/dt। अगर रिएक्टेंट होता था तो घटता था तो -dx/dt लिखते थे, और प्रोडक्ट अगर बढ़ता था तो dx/dt लिखते थे। तो ये पावर 2 है तो 1/2 लिखेंगे, इंटू ये लिखेंगे 0.04 मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। ये देखिए अभिक्रिया की कोटि है, इसमें परिवर्तन जितना हो रहा है उसका 2 गुना परिवर्तन इसमें हो रहा है। ध्यान दीजिए वेग में, तो मात्रा में कितना परिवर्तन होगा इसका आधा। वेग जब 2 गुना हो जाएगा तो मात्रा आधी हो जाएगी, ध्यान देना। तो 1/2 लिखा है बी की अभिक्रियक मात्रा। 1/2 कैसे किया, पावर यहाँ पर 2 है तो 1/2 लिखेंगे जैसा हमने पीछे किया है। इसको बहुत गौर से आप लोग समझ लीजिए। तो एक विशिष्ट समय पर बी की सांद्रता, अब बी की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, बी की सांद्रता बची कितना, इतना, पहले कितनी थी 0.04, नहीं पहले कितनी थी 0.2 थी, 0.2 थी। तो 0.2 से 0.02 घट गई तो 0.2 - 0.02, तो परिवर्तन कितने का हुआ 0.18 मोल पर लीटर का। ध्यान दीजिए परिवर्तन निकालना है
ना कि बाद में कितना हुआ है वो, क्योंकि रेट बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर या सांद्रता परिवर्तन की दर। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना है वो लिखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो रेट इक्वल टू के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। आप सिर्फ उठा के वैल्यू रख देना है। तो ए में कितना चेंज है, ए में चेंज है, तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू लिखा, के की वैल्यू इतना है 2 इंटू 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू, अब ए के रेट में कितना चेंज हुआ, ए के रेट में, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कंसंट्रेशन ए का घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला, तो 0.06 घटकर रह जा रहा है। तो ए की अभिक्रियक मात्रा कितनी है, रिएक्टेंट की मात्रा 0.04, बी की अभिक्रियक मात्रा कितनी है 0.02 हो जाएगी इस फार्मूले से। अभिक्रियक मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अब जो फार्मूला लगा रहे हैं वेग इक्वल टू के ए बी की पावर 2, तो के की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁶ पर मोल की पावर -2 लीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू ए की मात्रा कितनी रह गई, तो इतनी रह गई थी तो वो रख दिया 0.06 मोल पर लीटर, और बी की अभिक्रियत मात्रा कितनी है 0.02 ये आई थी। तो एक विशिष्ट समय पर बी की सांद्रता कितनी बची 0.2 थी और 0.02 घट गई तो हो गई 0.18 मोल पर लीटर, तो वो रखी गई। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक विशिष्ट समय पर V की सांद्रता, तो पहले 0.2 थी और इतना कम हुई 0.02, तो ये आ गई 0.18 मोल पर लीटर। इसी प्रकार A की पहले 0.1 थी और 0.06 अंतिम है, तो चेंज कितना हुआ 0.04 का। लेकिन यहाँ पर देखिए फार्मूला जब हमने लगाया है तो A की वैल्यू 0.06 लिखा है, जबकि B की वैल्यू ये प्रारंभिक अंतिम मात्रा लिखा है, और जबकि B के लिए मात्रा में परिवर्तन लिखा है यहाँ पर। तो इसको ध्यान देना। अब इसमें स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे A जितना कम होगा B उतना बढ़ेगा, इसलिए B का चेंज लिखा गया है और A का यहाँ पर जो अंतिम मात्रा है 0.06 वो लिखा गया है। इसको बस यही बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इंग्लिश वाली बुक में भी इसी तरह लिखा गया है, आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए B में तो एक घटा हुआ लिखा गया है, लेकिन A में जो है सीधा जो मात्रा कम हुई है वही लिख दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, रखना ये चाहिए था, लेकिन हो सकता है अब कुछ इसमें स्पष्ट नहीं बताया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम और अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में आपको बता देंगे, आगे हो सकता है क्वेश्चन मिले। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न संख्या 3। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।